जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना चालू किया था, जिसमें हमने कल देखा था मध्य प्रदेश से संबंधित उसका प्रागैतिहासिक काल, उसका प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांट के देखा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। इसके बाद में हमने पूरा पाषाण काल को डिटेल में देखा था, मध्य पाषाण काल को डिटेल में देखा था तथा नवपाषाण काल को भी हमने डिटेल में देखा था। हम इन्हें लिखकर पढ़ रहे थे, नोट्स बनाते हुए, जिससे कि हमें ज़्यादा समय तक याद रहे, क्योंकि हमारे पास अभी अच्छा खासा समय है। 2027 के लिए हम MPPSC का पढ़ रहे थे, और एमपी का जो इतिहास है वो न सिर्फ MPPSC में पूछा जाता है, बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने कल देखा था, उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिससे आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज MPPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 55 टेस्ट, 30 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे तथा 15 FLT मिलेगी। जो टेस्ट रहेंगे वो हमारे ऐप पर उपलब्ध रहेंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो टेस्ट सीरीज है 1 अगस्त से चालू होने वाली है, जो बहुत ही कम प्राइस रखी है हमने इसकी, जिससे कि आप घर बैठे अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। एक बार हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। देखो, मैं PDF तो आपको दे दूंगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम उससे समझें। पहले हम देख लेते हैं हमने कल क्या क्या देखा था। पहले हमने प्रागैतिहासिक काल देखा था, जिसके अंतर्गत हमने 3 चीज़ें देखी थी: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। अब हमने इन तीनों की जीवन शैली देखी थी। जीवन शैली में हमने क्या क्या देखा था कि जीवन शैली के लिए क्या जरूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ें जरूरी है, तो हम 3 चीज़ों को देखेंगे। जैसे जो पूरा पाषाण काल के थे, ये जो अपना खाना कहाँ से मिल लेते थे? शिकार करके। ये भी शिकार करके और प्लस पशुपालन। और नवपाषाण काल के लोगों ने खेती करना चालू कर दिया था। ये हो गया रोटी। कपड़े में ये थे जो जानवर हैं उनके वस्त्र पहनते थे, मतलब जानवर की खाल के वस्त्र तथा जो पत्ते होते थे उनको लपेटते थे या फिर पहनते थे। मध्य पाषाण काल में भी सेम चीज़ें थी। नवपाषाण काल में इन्होंने वस्त्र बनाना चालू कर दिए थे, और ये खाने में फल फ्रूट का भी उपयोग करते थे। ठीक है, फिर तीसरा था मकान। मकान मतलब रहने की जगह। रहने के लिए ये जो तीनों थे, ये तो घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे भोजन की तलाश में, क्योंकि देखो, अगर शिकार करेंगे तो एक जगह तो चीज़ें मिलेगी नहीं, तो ये घूमते फिरते थे। ये भी घूमते फिरते थे, लेकिन यहाँ रहने लगे थे कुछ लोग। यहाँ ये स्थायी निवास बनाना चालू कर दिया था। मेन 3 चीज़ें तो हमें याद करना है। उसके बाद में एक हमने देखा था इनका जो है कालक्रम। इनका कालक्रम था पहले का 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसका था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, तथा इसका था 7,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये 4 चीज़ें थी। इसके बाद में हमने इसमें देखा था 5वां जो हमारा पॉइंट था, मृत्यु संस्कार की इनको
जानकारी नहीं थी। ये इन्होंने दफनाना चालू कर दिया था और ये दफनाने के साथ साथ जलाना भी चालू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में एक अगला हमने पॉइंट देखा था। ये देखो, ये जो औजार कई के बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। कौन से पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर के। इसमें जो पत्थर का इस्तेमाल था जो क्वार्टजाइट पत्थर की जगह इन्होंने जेस्पर, चर्ट आदि पत्थरों का उपयोग करना चालू कर दिया था। और इसमें जो थे नुकीले हथियार बनाने लगे थे। ठीक है, नुकीला और चमकदार बनाने लगा था। तो इस प्रकार हमने ये पूरा पाषाण काल देखा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसके बाद में हमने इनके स्थल देखे थे। स्थल में हमने भीमबेटका, इन सभी को हमने ट्रिक से देखा था। भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है। देखो, भीम में किसके समान शक्ति है? विष्णु भगवान के समान शक्ति है। तो विष्णु वाकणकर ने इसकी खोज की थी। कितने लोगों को एक साथ हरा देते हैं? 57-58 लोगों को एक साथ हरा देते हैं। विष्णु भगवान की सब राय मानते हैं, तो इसलिए रायसेन में। ठीक है, उसके बाद में जो थे विष्णु भगवान, 2003 में इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। जो विष्णु भगवान ने, जो 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में से एक है। तो 3 में से एक है, मतलब विश्व में 3 देवताओं में से एक है, 2 नहीं है। तो 2003 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला हमने देखा था हथनोरा। हथनोरा कहाँ? सीहोर में स्थित है। ठीक है, किसने? सोनकिया ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में कब खोज की थी? 1982 में। और कहाँ? नर्मदा घाटी के किनारे। और इसमें क्या, नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और यहाँ से जो है मानव खोपड़ी मिली है। क्या क्या मिला है? मानव, दिख नहीं रहा, यहाँ देख सकते, मानव खोपड़ी मिली है और हाथी के अवशेष मिले हैं। अब देखो, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? हमने ये कल भी देखा था, आज फिर से देख लेते हैं। देखो, हथनोरा, हथनोरा में हमने हाथ याद करा था। हाथ से हो गया था हमारा हाथी। ठीक है, हाथी ने क्या? सोनक। आजकल के लोग हाथ में सोने के कंगन पहनना चालू करते हैं। ठीक है, मानव खोपड़ी। देखो, गणेश भगवान को क्या सिर लगाया था? वो किसका लगाया था? हाथी का लगाया था। और सिर को ही हम क्या बोल देते हैं? खोपड़ी बोल देते हैं। तो खोपड़ी। हाथी कहाँ सोया था? नर्मदा के किनारे सोया था, तो नर्मदा नदी। कब की बात है? 1982 साल पहले की बात है। तो ये हो गया था हमारा हथनोरा। ठीक है, आप कल का वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगला स्थल हमने देखा था भानपुरा या आवरा मंदसौर में स्थित है, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। और इसमें पेबुल निर्मित चौपर चौकिंग संस्कृति एवं निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। अगला था हमारा सोनघाटी क्षेत्र, जो कि रीवा सीधी शहडोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कौन खोज की थी? जे.आर. शर्मा ने और डी.डी. क्लार्क ने। सोन नदी के किनारे। अगला हमने देखा था मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़, जो कि नर्मदापुरम में स्थित है। इसे हमने कैसे याद करा था? आदमगढ़ को हमने आदिमानव माना था। आदिमानव को देखकर हमारे होश उड़ जाते, तो होशंगाबाद या नर्मदापुरम में स्थित है। खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने। जो आदिमानव अपना मनोरंजन करते रहते थे। मनोरंजन कैसे करते थे? जोश जोश में करते थे। तो जोश से हमने जोशी याद करा था, मनोरंजन से हमने मनोरंजन करा था। मनोरंजन कैसे करते थे? पशुपाल के करते थे, ये पशुओं की लड़ाई करवा के करते थे, तो पशुपालन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट, पॉलिटी,
ज्योग्राफी और अपने स्कोर को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारी यूजीसी नेट की पॉलिटी की स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको हमारे ऐप बिंदास लर्निंग पे मिल जाएगी, जिसमें 2 डेमो फ्री है, 2 टेस्ट फ्री है और इसका भी हमने सबसे कम मिनिमम प्राइस देख रखा है, जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और जो टेस्ट रहेंगे उनका डीप एनालिसिस मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद भी हमने देख लिए थे। अब मध्य प्रदेश का हम कुछ नवपाषाण कालिक स्थल हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते आद्य ऐतिहासिक काल में, इसके अंतर्गत ही ताम्रपाषाण और महापाषाण चीज़ें आ जाएंगी। देखो, जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे दो भागों में बांटा। ठीक है, पहला था ताम्रपाषाण काल, दूसरा था महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल, जो ताम्रपाषाण काल था आद्य ऐतिहासिक, ताम्रपाषाण और महापाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का क्या, पहले हम इसके बारे में देख लेते क्या क्या था। आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, अथवा जो इतिहास और प्रागैतिहासिक के बीच की संधि रेखा है उसे ही कौन सा आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के प्रत्यक्ष अवशेष तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के रूप में आद्य ऐतिहासिक काल का अत्यंत समृद्ध विकास हुआ है। अब हम ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल को डिटेल में देख लेते हैं। देखो, जो हमारा ताम्रपाषाण काल था, पहले हम ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। चलो अगले पेज पे देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल का पहले तो हम देखते हैं किस क्षेत्र से मिले। भारत के उत्तरी क्षेत्र से यह मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, देखो आप पॉइंट नोट करते हुए जाइएगा तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक याद रहेगा। इसमें क्या, जैसे औजार बनाते थे तो औजार में किसका, तांबे का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा इसमें। देखो, ये जो काल था इसमें सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किस काल में किया गया था, तो ताम्रपाषाण काल में किया गया था। जो ताम्रपाषाण काल है उस इसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है, तो देखो इसका जो विकास है चंबल नदी प्लस नर्मदा नदी के आसपास हुआ है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है मालवा संस्कृति के अमृत भांड को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो ताम्रपाषाण काल है इसे ही कौन सी, मालवा संस्कृति भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में हम अगला पॉइंट बात करें तो इसके कुछ साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ से मिले हैं। देखो 4 जगह से मिले हैं, 4 नहीं मिले तो बहुत जगह से, पर मेन में है कायथा जो कि कहाँ, उज्जैन में स्थित है। उसके अलावा नवदा टोली जो कि खरगोन में स्थित है। इसके बाद में डांगवाला
जो कि मंदसौर में स्थित है, उज्जैन में स्थित है, सॉरी। और एक था हमारा आवरा, जो कि मंदसौर में स्थित है। ठीक है, अब देखो ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अधिकतर चीज़ें तांबे की मिलेगी। भारत के उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, औजार में तांबे का उपयोग किया है। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, ये इसे मालवा संस्कृति कहा जाता है। चंबल प्लस नर्मदा नदी के किनारे मिले हैं। क्षेत्र देख लेते हैं हम। अब क्षेत्र को तो हम डिटेल में देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। हम क्षेत्र को यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र है पहला? कायथा। पहला क्षेत्र हमारा कौन सा? कायथा। कायथा कहाँ है पहले तो हम ये देखेंगे, मेन चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। कायथा उज्जैन में स्थित है। ये तो याद रखना है कि ताम्रपाषाण कालीन नगर है। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य में क्या मिले हैं? भूरे मृदभांड मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? 1964 में की थी। किसने? विष्णु वाकड़कर ने। आप मुझे कमेंट में बताइए विष्णु वाकड़कर ने 1952-53 में किस स्थल की खोज की थी जो कि पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो जो कायथा था पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर था। ठीक है, और कायथा को वराहमिहिर की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, देखो कायथा हम कैसे याद करेंगे, पूरा चीज़ें इसकी डिटेल में। कायथा से हम याद कर लेंगे क्या था। उज्जैन में क्या था? सीधी बात ऐसे याद करेंगे। उज्जैन में क्या था? उज्जैन में वराहमिहिर की जन्मस्थली आप हम सभी को पता है। उज्जैन में जो विष्णु भगवान है, विष्णु की जगह महाकालेश्वर भगवान है, महाकालेश्वर की जगह में याद कर लेते कि क्या था, उज्जैन में विष्णु भगवान अर्थात महाकाल भगवान थे, ऐसा हम याद कर लेते हैं। कायथा में पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर था, ये याद रह जाएगा। और यहाँ पर जो मृदभांड मिलते हैं वो कैसे? भूरे कलर के मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कायथा। कायथा के बाद अगर हम बात करें, अगला हमारा स्थल था नौदा टोली। नौदा टोली कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो इसकी खोज 52-53 में सांकलिया ने की थी। ये कल हम देख चुके थे। ठीक है, देखो टोली बनाकर रखेंगे किसकी? खरगोश की। खरगोश की टोली बनाने के लिए क्या हमें सांकल से बांधना पड़ेगा? कितने? 52-53 खरगोश को हमें सांकल से बांधना पड़ेगा, ऐसा हम याद कर लेते हैं। अगला हमारा स्थल था डांग वाला। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, देखो डांग से हम याद कर लेते हैं डमरू वाला कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। आवरा कहाँ? मंदसौर में स्थित है। ठीक है, ये याद रख लेना है। ठीक है, महाजनपद काल की बात करें या फिर इससे पहले हम महापाषाण काल के क्या ज़्यादा अवशेष मिलते नहीं हैं, इतना याद रख लो इसमें। महापाषाण काल में इसके जो अवशेष दक्षिणी क्षेत्र से अधिक मिले हैं, मध्य प्रदेश में कम मिले हैं। इसमें क्या? पत्थर का धूसर लोह का उपयोग किया जाता है। किसका? धूसर लोह का उपयोग किया जाता था।
सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है इसमें। अगर हम इसके साक्षी बात कर ले तो कुछ ग्वालियर, भिंड, मुरैना से मिले हैं। मतलब ग्वालियर, भिंड, मुरैना से इसके साक्ष्य मिले हैं। भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और हम उसे पीडीएफ से देखेंगे जल्दी जल्दी। जहाँ हमें लगेगा कि समझाने का है वह हम समझा देंगे, बाकी अधिकतर चीज़ अब हम पीडीएफ से देखेंगे ताकि हम जल्दी से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें और सारी यूनिट कवर कर सकें। देखो, महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। अगर प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश के महाजनपद काल से संबंध, देखो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र के अनुसार, देखो सीधी बात हम याद रखेंगे पहले तो, देखो महाजनपद काल जो है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, कलर चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, महाजनपद काल, देखो इसकी जो जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, बौद्ध धर्म, जिसमें बताया गया था कि 16 महाजनपद हैं। ये हम डिटेल में जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे जब देखेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश के इतिहास के हिसाब से देख रहे हैं तो इसे हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे जो पहला जानकारी है अंगुत्तर निकाय में मिलती है, बौद्ध धर्म के 6ठी शताब्दी में। और जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। ये कौन सा है? बौद्ध धर्म का है। इसके अलावा एक था जैन धर्म का, कौन सा? भगवती सूत्र। इसमें हमें कितने 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 जनपदों में से 2 महाजनपद कौन कौन से? पहला अवंती और दूसरा चेदी। ये जो 2 महाजनपद है वो कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। तब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। देखो अवंती जनपद की अगर हम भौगोलिक बात की बात करें, यही देख लेते हैं तो हमारी पीडीएफ में आ जाएगा। देखो अवंती जनपद, जनपद नहीं महाजनपद। ठीक है, तो अवंती महाजनपद की बात करें तो यह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। इन दोनों के बीच में जो अवंती महाजनपद, देखो किन किन के बीच में था। अवंती जो महाजनपद है चंबल नदी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा था? अवंती महाजनपद। और नर्मदा नदी दूसरा भाग नर्मदा नदी के दक्षिण में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अवंती महाजनपद। जो उत्तरी अवंती थी उसकी जो राजधानी थी, कहाँ थी? उत्तरी अवंती की राजधानी हमारी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वर थी। ठीक है, देखो इसके बाद में अवंती के जो राजा थे कौन थे? चंडप्रद्योत के समकालीन थे। चंडप्रद्योत थे अवंती के राजा, जो कि बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इसके अनेक अलग राजाओं में, पालक हो गया, विशाखयूपा हो गया, आर्यक हो गया, नंदीवर्धन शासक हुए। नंदीवर्धन जो था प्रद्योत वंश का अंतिम शासक था।
स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्य विज्ञान एवं साहित्य का केंद्र भी माना गया है। अवंती जनपद के दो महाजनपद के दो जनपद थे, ये हमें देखना है और लिखना है। पहला था वत्स जनपद और दूसरा था अनूप। वत्स जनपद कौन सा? वत्स मतलब ग्वालियर क्षेत्र में, और अनूप जो क्षेत्र था वो वर्तमान का निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, देखो हम इसको मैप से देख लेते हैं एक बार। यह हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप है। ठीक है, यहाँ थी उत्तरी अवंती, ये नर्मदा नदी हमारी, ये दक्षिणी अवंती। ठीक है, उसके बाद में एक नदी यहाँ थी। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सी नदी थी। यहाँ पर था हमारा चेदी जनपद, मतलब महाजनपद। ठीक है, ये थी हमारी बेत्रवती या फिर बेतवा नदी। ठीक है, तो जैसे ये था हमारा उसका महाजनपद की लोकेशन। उत्तरी अवंती की राजधानी वर्तमान उज्जैन, जिसे कि उज्जैनी कहा जाता है। दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वर। ठीक है, इसके अब हम एक बार इसमें डिटेल देख लेते हैं। देखो, भौगोलिक विस्तार एवं विभाजन। विंध्याचल पर्वतमाला इसे दो भागों में बांटती थी, अवंती को उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर थी, तथा जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी कौन सी? महिष्मती थी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर थी। प्रसिद्ध शासक इसके चंडप्रद्योत थे। प्रसिद्ध शासक कौन थे इसके? चंडप्रद्योत थे, जो कि बुद्ध के समकालीन थे। पीलिया पांडु रोग से पीड़ित होने पर जो मगध नरेश बिंबिसार ने अपने राजवेद को राजवेद कौन था इनका? एक जीवक था। कौन था? जीवक राजवेद को उनके पास भेजा था उनका इलाज करने के लिए। ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर एक मिनट कटाते हैं। देखो, प्रसिद्ध शासक इसका था चंडप्रद्योत, जो कि किसके? बुद्ध के समकालीन था। यह एक रोग जिसे कि पीलिया या पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, तो मगध नरेश बिंबिसार ने अपना राजवेद कौन था? जीवक था, उसको इसके पास भेजा था, इसकी सहायता के लिए भेजा था। इसकी सामरिक शक्ति से भयभीत होकर अजातशत्रु ने राजगिरह की किलेबंदी कराई थी। बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन से बौद्ध एवं जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। चेदी महाजनपद, इसके अलावा हमने दूसरी डिटेल इसकी देख ली थी। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदी के मध्य का भाग था। राजधानी इसकी शुक्तिमती थी, जो कि केन नदी के तट पर थी। महाकालीन जो राजा थे शिशुपाल यही का शासक था। ठीक है, चेदी महाजनपद को हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। देखो, चेदी जो जनपद है, कहाँ देखेंगे हम? यहाँ देख लेते हैं, ब्लैंक पेज पे यहाँ देख लेते हैं। चेदी महाजनपद, ठीक है। चेदी महाजनपद की बात करें तो कहाँ? यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के बीच में फैला था। ठीक है, इसे किससे? उत्तरी अवंती से कौन सी? बेतवा या बेत्रवती नदी अलग करती है, जैसा कि हमने मैप में देख लिया था।
राजधानी शक्तिमती। इसके प्रमुख जनपद हमें देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। जनपद कौन कौन से थे? दशार्ण, जो कि वर्तमान विदिशा का क्षेत्र है, तुंडीकर जो कि दमोह का क्षेत्र है, तथा एरण जो कि सागर का क्षेत्र है। ठीक है, मेन चीज़ ये थी। अब देखो जनपद ये हमने देख लिया था, दशार्ण विदिशा में, कारुष, कुछ अन्य जनपद थे जैसे कारुष, रीवाबन्ना का, अनूप निमाड़ क्षेत्र से संबंधित वत्स, राजधानी कौशाम्बी थी परंतु दक्षिणी रीवा सतना लगता था। आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। उत्तरापथ पश्चिम भारत को मगध और कौशाम्बी से जोड़ने वाला मार्ग था, हम देख लेते पर क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा ना, कहीं से भी पूछ लेते। उत्तरापथ था जो उत्तर पश्चिम भारत को मगध और कौशाम्बी से जोड़ने वाला मार्ग था। दक्षिणापथ भारत को दक्षिण भारत प्रतिष्ठान जोड़ने वाला मार्ग था। सिक्कों का प्रचलन उज्जैन, एरण, विदिशा, त्रिपुरी में आहत सिक्के जिसे कि पंचमार्ग कॉइन कहते हैं वो प्राप्त हुए, जो उच्च आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सका है पंचमार्ग सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उज्जैन, एरन, विदिशा और त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम मध्य प्रदेश के पौराणिक काल की बात कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं मध्य प्रदेश का पौराणिक काल। जिसमें के साक्ष्य में रामायण काल और महाभारत काल दो थे। ठीक है, रामायण काल की बात करें तो सीताहरण के साक्ष्य दंडकारण्य जंगल से मिले हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। सीताहरण के साक्ष्य कहाँ से? दंडकारण्य जंगल से मिले हैं। नर्मदा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। सबरी कोल जनजाति की महिला थी जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाए थे। मतलब इस समय की बात है, प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था। सीताहरण के साक्ष्य मिले थे, ऐसा हम याद कर लेते हैं। लवकुश का जन्म हुआ था, मतलब इसमें आ जाएगा वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तमसा नदी पर स्थित है। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप स्थित है। हनुमान धारा, सीताकुंड, रामघाट कहाँ स्थित है? चित्रकूट में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में रामवन गमन पथ है जो कि चित्रकूट में बनाया जा रहा है। महाभारत काल की बात करें, इससे संबंधित एक और याद रख लेना, रावण। रावण की पूजा 3 गांव में की जाती है मध्य प्रदेश में। भातखेड़ी जो कि राजगढ़ में स्थित है, रावण रुंदी गांव जो कि मंदसौर में स्थित है, और रावण गांव विदिशा। इन 3 जगह पर रावण की पूजा की जाती है। महाभारत काल की बात करें तो जो दशार्ण था और कारुष प्रदेश जो कि बघेलखंड का स्थित है, वत्स एवं चेदी, इन जो ये शासक थे, यहाँ के जो प्रमुख शासक थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? पांडवों का साथ दिया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल, सोहागपुर मध्य भारत काल में विराटनगरी के नाम से जाने जाते थे। एक पॉइंट और याद रख लेना, जो कौरव का साथ कौन कौन ने दिया था और पांडव का कौन कौन ने दिया था। पांडव का हमने देखा था दशार्ण, विदिशा मतलब बघेल मतलब कारुष, और एक और हमारा था वत्स ग्वालियर, और एक चेदी। ये जो 4 थे इन्होंने पांडवों का साथ दिया था। उसके अलावा महिष्मति, अवंती, इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अब देखो कुछ स्थल है महाभारत काल से संबंधित, कौन कौन से? भीमबेटका रायसेन में स्थित है। उसके अलावा पांडव जलप्रपात पन्ना में स्थित है। पांडव गुफा जो कि पचमढ़ी में स्थित है। कुतवार मुरैना में स्थित है। विराटनगरी शहडोल में स्थित है। ठीक है,
ये आपकी पूरी PDF है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लिख कर पढ़ रहे हैं, 2027 को टारगेट कर कर हम उसे समझ कर सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, हम छोटे छोटे वीडियो में ही सारा मध्य प्रदेश का इतिहास कंप्लीट कर देंगे। अगर आप अपने MPPSC का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज लॉन्च हमारे ऐप पर मिलेगी। ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमें 55 टेस्ट प्राप्त होंगे तुम्हें, जिसमें से 10 यूनिट वाइज होंगे, 10 टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज तथा 15 FLT। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप UGC नेट पॉलिटी और UGC नेट ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 टेस्ट मात्र 21 रुपये में है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे बिंदास लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करके मिल जाएगा, आपको 2 डेमो फ्री मिलेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।